हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं यहाँ पर ईवीएस के बारे में। और ईवीएस के बारे में यानी सीटेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो जैसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आप इसकी इम्पोर्टेंस तब समझेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम लोग ये क्लास 4th की एनसीईआरटी है और ये एक ही क्लास में आप एनसीईआरटी इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे और इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी आप एक तरह से रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है जो चैप्टर चलो चलें स्कूल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर जो है स्थान दे दिया जाएगा और उस स्थान में यानी कहाँ से बच्चे कैसे जो है चलो चलें स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए किस रास्ते किस वे का किस पाथ का प्रयोग कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कि यानी आपसे पूछ दिया जाएगा कि असम में किस चीज़ के बने पुल का प्रयोग किया जाता है। तो असम में बांस और रस्सी के बने हुए पुल हैं। यहाँ पर देखेंगे कि असम यानी आपको याद कैसे रखना है, चूँकि आप जानते हैं पूर्वोत्तर साइड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और पूर्वोत्तर साइड में सबसे ज़्यादा बारिश, इसी से एक क्वेश्चन और कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान क्या है, चेरापूंजी मासिनराम यानी मेघालय वाला रीजन या असम या मेघालय वाला जो रीजन है, यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी आशंका बनी रहने के कारण जो है जो बच्चे हैं तो इन्हें स्कूल जाने में दिक्कत होती है और इन्हें स्कूल जाने के लिए ये आप देख पा रहे होंगे बांस और रस्सी से बना दिया जाता है ये पुल, जिसको पकड़ पकड़ के ये स्कूल जाते हैं। तो यानी बांस और रस्सी के बने पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो असम में। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट फीचर कि लद्दाख में किस चीज़ के यानी लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रॉली का, यानी ट्रॉली के माध्यम से स्कूल जाते हैं। और लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन एक चीज़ बता दें कि ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब यूटीज बना दिया गया है, यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया। तो ये जो लद्दाख वाला रीजन है यहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंबल और ये जो एनसीईआरटी के थ्रू आपको दिखाने से आपके अंदर एक इमेज बैठ जाएगी और आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि लद्दाख में पूरा जो रीजन है वहाँ पर यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में जो है अगर मान लिया वो नदी गई है, उसे पार करने के लिए यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, एक तरफ जो रोपवे होता है, रोपवे में आप देखेंगे लकड़ी की बनी हुई ये एक ट्रॉली है। अब इस ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और एक नदी के इस पार से उस पार पहुँच जाते हैं। इस तरह से ये अपने स्कूल जो है स्कूल की दिनचर्या फॉलो करते हैं। यानी ट्रॉली से बना या ट्रॉली जो है ट्रॉली का प्रयोग जो है ट्रॉली से बने पुल का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें सीखने वाली जो है तो सीमेंट का पुल। अब सीमेंट का पुल आप वर्तमान समय में यानी आप जहाँ रहते हैं आसपास और इस तरह का पुल आप देखते होंगे और इसमें कई सारे बच्चे एक साथ जा सकते हैं। तो सीमेंट का पुल कहाँ पर होगा, तो जो सामान्य क्षेत्र होंगे और बेसिकली आप जैसे ये यूपी बिहार यहाँ पर क्या सामान्य रीजन है, सामान्य क्षेत्र है और यहाँ पर किस तरह के पुल आप देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखते होंगे तो सीमेंट के बने क्षेत्र जो है सीमेंट के बने पुल देखते होंगे। तो सीमेंट के बने पुल कहाँ पर, सामान्य क्षेत्रों में। और आप इसको एक बार जो है अपने ईगो को छोड़ते हुए कि ये छोटे क्लास की चीज़ें जो है कैसे पढ़ें, तो आप इस चीज़ को देख लें सिर्फ और एकदम इजी वे में सिर्फ आप देख लें, सुन लें एक बार और उसके बाद जो है इसके नोट्स एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। बस इस क्लास से आपको यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा यहीं से। तो यहाँ पर देखेंगे वल्लम। अब वल्लम क्या है, तो वल्लम जो है भी लकड़ी की एक छोटी नाव होती है और इसका प्रयोग जो है वो केरल में किया जाता है। यानी कह सकते हैं केरल में जो लकड़ी की छोटी नाव होती है उसको क्या कहा जाता है, वल्लम कहा जाता है। तो वल्लम का प्रयोग कहाँ करेंगे स्कूल जाने के लिए बच्चे, तो केरल में करेंगे। यानी वल्लम केरल और वल्लम में यानी वल्लम क्या है, लकड़ी की छोटी नाव है, किसका कहाँ पर प्रयोग करेंगे, केरल में। ठीक है। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये नाव है और बच्चे जो हैं पार करके स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऊंट गाड़ी। अब ऊंट गाड़ी से जस्ट रिलेट कर लेंगे कि ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान वाले इलाके में जो है राजस्थानी इलाके में। तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग जो है वो राजस्थान में करेंगे। यानी आपको इस छोटे क्लास की एनसीईआरटी से सिर्फ इतना देखना है कि जो है कहाँ पर किस चीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको हम लोग मिस ना करें। तो यहाँ पर आप देख लें
तो बैलगाड़ी आप देख पा रहे होंगे। तो बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैदानी इलाकों में। और अभी भी आप गांव वगैरह में देखते होंगे तो बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ है? मैदानी इलाके में। यानी अगर मैंने ये वर्ड्स बोले, आपको इतनी चीज़ याद हो गई होगी कि बांस और रस्सी के बने पुल असम में आपने देखे, ट्रॉली लद्दाख में देखी, सीमेंट का पुल सामान क्षेत्र में, वल्लम जो है केरल में, और ऊँट गाड़ी राजस्थान में, बैलगाड़ी जो है वो मैदानी इलाकों में। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे ये साइकिल की सवारी, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, यहाँ पर बर्फ से चलते बच्चे आपको दिखाया पड़ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तराखंड वाले रीजन में। तो आप यहाँ देखेंगे कई सारे पथरीले जो है पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पथरीला इलाका पाया जाता है उत्तराखंड। तो इस वाले रीजन में जो पुल होंगे या बच्चे जो है जिस रास्ते का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते? तो आपको जो है मार्क लगाना होगा कि उत्तराखंड में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 कान कान में। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसकी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी जानवर का या पक्षी का नाम दे देगा और कहेगा कि इस पक्षी के जो कान हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो इन कान जो है कान वर्ड की इंपॉर्टेंस आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर समझाने का छोटे बच्चों की दृश्य दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे जानवर और उनके कान को हाईलाइट करके यहाँ पर जो कि ये जो है इनका कान का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, यानी सुनने के लिए कौन कौन से जानवर में कान जो है वो पाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो हाथी होता है वो अपने कानों का प्रयोग किस लिए करता है? तो हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए, यानी अपने कानों से अपने आप को पंखा करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी आपको क्या देखना है इसमें इम्पोर्टेंट की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पक्षी हैं, अब इनके कान नहीं दिखाई पड़ रहे थे कंपैरिजन टू जानवरों के, यानी आपने जानवरों में देख लिए कि सबके कान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पक्षियों के कान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से यानी किसके सिर पर जो है आंखें होती हैं लेकिन जो कान है वो पंखों से ढके रहते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं, तो पक्षी के कान हैं लेकिन इनके कान जो है वो पंखों से क्या हैं? ढके हुए हैं, इसलिए पक्षियों के कान आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किसी भी पक्षी के आप देख लें। तो यानी क्वेश्चन कैसे, किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद जो हैं कान, यानी कान जो हैं वो पंखों से ढके रहते हैं, तो पक्षियों के बारे में। और आंखें कहाँ हैं? तो आंखें सिर पर आप देख पा रहे होंगे, आंखें कहाँ पर है? सिर पर। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बारे में फीचर बताता है? तो पक्षियों के बारे में बताता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो मगरमच्छ दर्शाया गया है, तो मगरमच्छ दर्शाया गया है, तो मगरमच्छ से भी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है कि ये जो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार की, यानी सिर पर जो है आंखें होती हैं, और इसलिए हम जो यानी इनकी आंखें जो है एक तरह से ढकी हुई रहती हैं, तो इस तरह से जो है ये दिखाई नहीं पड़ती हमको, तो इसलिए हम उनकी आंखों को क्या है? देख नहीं पाते हैं। तो यानी आपको देखना है कि यानी आप कहाँ पर लिखेंगे? तो पक्षी हो गया, पक्षी में आप क्या देख रहे हैं? तो पक्षी में भी जो पक्षियों में कान नहीं दिख रहे हैं आपको, पंखों से ढके हुए दिख रहे हैं, आंखें जो है वो सिर के ऊपर पाई जा रही हैं। ठीक है, दूसरा फीचर आप क्या देख रहे हैं? जो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ की आंखें भी क्या हैं? मगरमच्छ की आंखें भी सिर के ऊपर हैं, और जो है इनके जो कान वगैरह हैं तो ये भी हम देख नहीं पा रहे हैं इनके कान वगैरह। और इसके अलावा छिपकली जो होती है, तो छिपकली में आपने देखा होगा सिर्फ छेद टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा, तो छिपकली के कान भी एक तरह से इसी प्रकार के होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक छेद दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा बात की जाए जो जानवर हैं, तो जानवर वगैरह जैसे टाइगर है या बिल्ली है, तो ये जो जानवर होते हैं इनकी त्वचा पर कुछ डिजाइन जो बनी होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चीता हो गया, और ये जो यहाँ पर ये जो फिगर है, यहाँ पर ये जो जानवरों को आप पहचानते हैं जिनको देख करके कि ये जानवर टाइगर है, ये चीता है, ये शेर है, तो इनको कैसे पहचानते हैं? तो इनके पर जो ये डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं काले और जो ये, तो ये डिज़ाइन कैसे बनती है? ये डिज़ाइन इनके बालों के कारण बनती है। तो यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा कि जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होती है किसके कारण? बालों के कारण होती है। तो यानी क्या फीचर बन गया कि जो जानवर हैं उनके जो शरीर है उस पर जो डिजाइन बनी होती है वो किसके कारण पॉसिबल है? तो उनके बालों के कारण पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से
कि यहाँ पर आप देखेंगे कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं या खाल पर पंख हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल दिखाई दे रहे हैं। अगर कान की बात हो गई तो कान किसके बाहर दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा जानवरों के, जिसमें से हाथी हो गया या गाय हो गई, जो है भैंस हो गई। तो यहाँ पर कुछ जानवर जो हैं उनके जो है कान बाहर दिखाई दे रहे थे और पक्षियों के कान पंखों से ढके हुए हो रहे थे। इसी तरह से मगरमच्छ की भी कंपैरिजन कर दी गई और छिपकली की कंपैरिजन कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर कान बाहर दिखाई देते हैं और जो है खाल पर पंख हैं, तो खाल पर पंख जैसे पक्षियों के हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरह से ये छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया, उनको फुलफिल करना है, तो कुछ जानवरों के नाम लिखने होंगे। नेक्स्ट आपसे बात क्या पूछी जा रही, आपसे पूछा जा रहा है या क्वेश्चन बन जाता है कि वे जानवर जिनके सिर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे गाय है या जो है अन्य जानवर आप कंपैरिजन करें तो जिनके सिर पर बाल हैं, यानी अगर मान लिया एग्जाम्पल गाय, अब गाय के जो है एक तरह से गाय के शरीर पर क्या है, बाल हैं, गाय के शरीर पर बाल हैं और इनके कान क्या हैं, इनके कान भी बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जिनके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं, शरीर पर बाल हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। यानी गाय क्या करेगी, बच्चे दे रहे हैं। तो जानवर जो है मैक्सिमम यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि बाल हैं और कान जो है कान दिखाई दे रहे हैं, बाहर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट फीचर जो हो जाता है कि वे जानवर जिनके शरीर पर जो कान है वो बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, तो जिनके शरीर पर जो कान है वो बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। यानी जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल छिपकली। अब छिपकली के कान जो है वो बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी छेद टाइप में खाली होता है, तो कान बाहर नहीं दिखाई देते कान के स्ट्रक्चर में। तो ये क्या करते हैं, ये भी जानवर है, तो ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। यानी जिनके, तो एक फीचर निकाल लिया गया कि जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाती है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नंदू हाथी। तो नंदू हाथी के बारे में हम लोग, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे कि नंदू हाथी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें नंदू नाम का एक हाथी है और यहाँ पर जो बताया जाएगा, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो हाथी हैं उनमें झुंड कौन बनाकर चलता है। आप हाथियों के कई सारे 10 से 15 जो हाथियों के झुंड देखते होंगे, तो उन हाथियों में झुंड में मादा हाथी ही होते हैं, नर हाथी नहीं होते। यानी झुंड बनाकर कौन चलता है, तो मादा हाथी झुंड बनाकर चलती है। ठीक है, अब यानी जब झुंड चलता है इनका हाथियों का, तो झुंड में एक सरदार काम करता है, एक सरदार होता है। तो सरदार कौन होती है, तो इन मादा हाथियों में जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी और बूढ़ी हाथी होती है, सबसे बड़ी और बूढ़ी हाथी होती है एज ग्रुप में, वही इनकी सरदार होती है। यानी कहा जाए कि हाथियों के झुंड में जो है नर हाथी होते हैं या मादा, तो मादा हाथी होते हैं। दूसरी चीज कि सब सरदार कौन होता है, तो सबसे बड़ी और बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वो इनकी सरदार होती है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो हाथी है उसमें से जो नर हाथी है, यानी क्योंकि हाथियों से जो हथनियाँ होती हैं उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं हाथियों के झुंड के साथ चलते हैं, लेकिन वो कब अपने नर हाथी जो है झुंड कब छोड़ देते हैं, तो एज पूछी जाती है। तो 14 से 15 वर्ष, 14 से 15 वर्ष की आयु में जो है ये अपना जो है नर हाथी जो है वो हाथियों का झुंड छोड़ देते हैं। नर हाथी जो है वो झुंड कब छोड़ देते हैं, 14 से 15 वर्ष। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें और इवन 2019 का पेपर आप उठाकर देखें तो वहाँ पर भी क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया गया था कि जो है मादा हाथी या एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो एक दिन में, यानी एक स्टेटमेंट गिवन था कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट गिवन था कि एक हाथी एक दिन में 10 से 15 घंटे सोता है। तो 10 से 15 घंटे नहीं सोता है, जबकि 2 से 4 घंटे, और वो स्टेटमेंट गलत था। यानी आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देता है, फिर उसमें कहता है 1 2 3 सही या 2 3 सही या 2 3 4 सही। तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फैक्ट क्या है,
फैक्ट ये हैं कि ये जो झुंड आप देख रहे हैं, इन झुंडों में सारी जो हाथी हैं वो मादा हाथी हैं। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी जो है वो झुंड छोड़ देते हैं। दूसरा कि एक हाथी जो है वो कितने किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ एक दिन में खा जाता है। तो अगर एक हाथी की बात की जाए तो एक हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। ठीक है, 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है इसी में फैक्ट कि एक हाथी जो है एक दिन में कितना सोता है। तो आप ये ना सोचिए कि जानवर बड़ा है और ये अपना आराम करता रहता होगा तो 10 से 15 घंटे सोता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक हाथी जो है वो कितना सोता है दिन में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। यानी एक दिन में हाथी कितना सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, और यहाँ पर यानी ये फैक्ट हो गया हाथियों के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हाथी है वो यहाँ गाद जैसा जो है नहा रहे हैं या पानी में क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाथी है उसकी त्वचा आप देखते हैं काफ़ी मोटी होती है। तो हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये जो है वो हाथी जो है वो मिट्टी में खेलते हैं, या मिट्टी या गाद टाइप का होता है तो वहाँ पर ये अपने आप को जो है लपेटते हैं वो उसको अपने शरीर पर। तो यानी हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, तो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। यहाँ पर आप पानी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे हाथियों से ही रिलेटेड, तो अगर यहाँ से पूछ दिया जाता है, यानी अगर आप याद रख सकते हैं कि हाथी जो है वो मिट्टी में क्यों लेटते हैं, तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए। इवन और क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जो हाथी हैं, हाथी अपने कान का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो हाथी जो है अपने कान का प्रयोग अपने शरीर को स्वयं को ठंडा रखने के लिए, पंखा करने के लिए रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हाथी, 10 से 12 मादा हाथी रहते हैं। 10 से 12 मादा हाथी और इनके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं। और जो बच्चे हैं जैसे ही वो 14-15 वर्ष की आयु में होने वाले होते हैं वो उस झुंड को छोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से मादा हाथियों का झुंड, उनमें जो सबसे बड़ी मादा है वो उनकी सरदार हो जाती है। एक हाथी दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है। और जो है इनमें जो है नर हाथी जो है वो 14-15 वर्ष की आयु में उस झुंड को छोड़ देता है। आई होप आपको अब इतनी चीज़ तो याद हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमृता की कहानी, चैप्टर 4। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अमृता वर्ड से आपको यहाँ नहीं रिलेट करना है, यहाँ पर सिर्फ एक लड़की का नाम दे दिया गया है अमृता। क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अमृता कहाँ रहती है। तो यहाँ पर जो खेजड़ी गांव है, तो आपसे पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि खेजड़ी गाँव कहाँ है। तो खेजड़ी गांव कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। यानी आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में। तो खेजड़ी गांव कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में है। अमृता कहाँ रहती, ये लड़की जो रह रही थी वो, यहाँ कहानी क्या है कि जो अमृता लड़की है वो खेजड़ी गांव में रहती थी। और खेजड़ी गांव यहाँ से पूछा जाएगा कि खेजड़ी गांव कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर में। अब नेक्स्ट पूछा जाएगा जो खेजड़ी में 300 साल पहले घर जो हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते थे। यानी अगर पूछा जाए कि खेजड़ी में जो घर हैं वो 300 साल पहले घर जो हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते थे खेजड़ी राजस्थान में, तो लकड़ी से घर बनाए जाते थे। किससे, लकड़ी से। अब लकड़ी से घर बनाए जाते थे तो खेजड़ी किस लिए फेमस है, खेजड़ी राजस्थान का जो खेजड़ी स्थान है वो किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो है कौन लोग रहते थे, विश्नोई जनजाति। अब विश्नोई जनजाति की इम्पोर्टेंस आपने सुना होगा, यानी एक आंदोलन यहाँ से चलाया गया और राजस्थान से आंदोलन था। और यहाँ पर जो जनजाति है वो कौन सी, विश्नोई जनजाति। क्वेश्चन कैसे कि विश्नोई जनजाति कहाँ पर, तो खेजड़ी वाले इलाके में। खेजड़ी स्थान कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में है। खेजड़ी जो वृक्ष है, यानी एक तरह से खेजड़ी में जो है खेजड़ी में कितने 300 साल पहले जो घर होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, अब खेजड़ी क्या है, खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है। अब खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है तो इसमें क्या है, खेजड़ी पेड़ जो है वो कम पानी में जीवित रह पाता है। क्योंकि राजस्थान में ये पेड़ जो है सर्वाइव कर पा रहा है, यानी राजस्थान में रह रहा, इसका मतलब है इसको कम पानी की ज़रूरत है, तभी वो वहाँ पर जो है रह पा रहा है खेजड़ी जो वृक्ष है राजस्थान में। तो इस दृष्टि से यानी अब आपसे खेजड़ी की विशेषता में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एज लाइक आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा।
3-4 स्टेटमेंट दे देगा खेजड़ी से रिलेटेड, और यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी एक स्टेटमेंट अगर दे दिया कि खेजड़ी पेड़ की लकड़ी जो है वो कभी खराब नहीं होती, या फिर खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है, तो ये बात सही है कि जो खेजड़ी है उस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम में आती है, और इस पेड़ जो है खेजड़ी वृक्ष जो है इसकी फलियां जो हैं सब्जी बनाने के काम में आती हैं, और इसकी पत्तियों का प्रयोग जो है वो जानवर खाते हैं, इसकी पत्तियों को जानवर खा लेते हैं। और ये जो है सर्वाइव कहाँ कर पा रहा है, रह कहाँ रहा है, ये वृक्ष जो है वो राजस्थान में रह रहा है, राजस्थान में पाया जा रहा है। तो आपको खेजड़ी वृक्ष की इम्पोर्टेंट कहाँ पाया जाता है, स्थान कहाँ है, या खेजड़ी नामक जो है गांव कहाँ पाया जा रहा, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि वो राजस्थान से बिलोंग कर रहा है, राजस्थान से इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सिर्फ इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि आपको जगह का नाम देखना है इन छोटी क्लास की बुकों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख पाएंगे खेजड़ी, तो खेजड़ी जो है ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जा रहा है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसका प्रयोग इसकी छाल का प्रयोग जो है वो दवा बनाने के काम में आ रहा है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, और इसकी जो है पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, और इसकी पत्तियां जो हैं वो वहाँ पर रहने वाले जानवर खा रहे हैं, यानी और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। यानी इस खेजड़ी वृक्ष की राजस्थान में कितनी इंपॉर्टेंस है इसको बखूबी दर्शाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मधुमक्खी, और मधुमक्खियों से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनीता की मधुमक्खियाँ, तो अनीता केवल एक जो है सहारा ले लिया, यानी एक नाम ले लिया कि जो है अनीता की। नेक्स्ट आप देखेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ, तो यहाँ पर अनीता नाम से जो है रिलेट एक लड़की है, वो कहाँ रह रही, बेचाहा गांव में। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो बेचाहा गांव है वो कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ है। तो बेचाहा गांव जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है, यानी कोई आपसे ये स्थान दे देगा और पूछा जाएगा कि बेचाहा गांव कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर है, तो बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पाया जाता है। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से रिलेट होकर आ जाता है, और हमें लगता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है कि बेचाहा गांव, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ से आ गई। तो बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पाया जाता है। और यहाँ पर मधुमक्खी से रिलेटेड, तो मधुमक्खी में जो मधुमक्खियों का आप जो है छत्ता देखते होंगे, और इनका छत्ता जो है बेंजीन स्ट्रक्चर का बनता है, यानी बेंजीन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये शेप होता है, तो इनके जो छत्ते होते हैं इसी शेप में, यानी आप देखते हैं ये जो छत्ते होते हैं वो बेंजीन स्ट्रक्चर में बने होते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी के छत्ते जो है, छत्ते में अंडे कौन देता है, कई सारी मधुमक्खियाँ आप देखते हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक मधुमक्खी ही अंडा देती है। उस पूरे छत्ते में, इतना बड़ा छत्ता आप देखते हैं उसमें एक मधुमक्खी अंडे देती है, वो जो होती है रानी मधुमक्खी होती है, और रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और जो सारी होते हैं वो सर्वेंट का काम करते हैं। और सारी मधुमक्खियाँ यानी फूलों से जो है रस लाना, शहद बनाना जो है, तो रस लाने का कार्य जो कर रही है सर्वेंट, एज ए सर्वेंट कार्य कर रही हैं अन्य सारी मधुमक्खियाँ। तो यानी रानी मक्खी अंडे देने का काम करती है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि छत्ते में, जैसे नोट में हम डाल सकते हैं कि जो छत्ता है, तो छत्ते में जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं, छत्ते में नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और अंडे देने का काम सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी करती है, और जितनी अन्य सारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो सारी काम करती हैं एज ए सर्वेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मधुमक्खी पालन का समय होता है एग्जैक्ट, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन का एग्जैक्ट समय क्या है, मधुमक्खी पालन का। तो मधुमक्खी पालन का एग्जैक्ट समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर माह, या फिर अक्टूबर से जनवरी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, तो आपको ये जो है वो सही करना, कई बार पूछा जाता है। तो मधुमक्खी पालन का जो है सही समय या अच्छा समय क्या होता है, या फिर मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर माह में। इसी के साथ साथ जो है लीची के फूल से, जैसे ये लोग ला रहे हैं रस वगैरह, तो लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, तो फरवरी माह में। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, तो फरवरी माह में। आप यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को कनेक्ट करते जाएं। नेक्स्ट जो है अभी आप एक बार और रिवीजन कर लेंगे, आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाने वाला है। और नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो है मधुमक्खियाँ वगैरह,
और यहाँ पर जो है अगर मुजफ्फरपुर में, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने डिस्कस किया जो लीची है, तो लीची के फूल खिलते हैं यानी फरवरी माह में, तो यहाँ पर लीची का ही क्यों जो है डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पर चूँकि बेचहा गाँव जो है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में है, और मुजफ्फरपुर में फेमस क्या है, मुजफ्फरपुर का फेमस होता है जो फल वो लीची है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी लीची के फूल जो है वो कब खिलना है, फरवरी माह में खिलना है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ओमना का सफ़र। तो ओमना के सफ़र में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है ओमना के सफ़र में, यानी कि एक ट्रेन है और ओमना ट्रेन के माध्यम से सफ़र कर रही है, और यहाँ पर देखा जाएगा कि जो ओमना है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आपको ये कहानी, सिर्फ इस कहानी से आपको ये देखना है कि जो स्थान है वो कौन सा स्थान कहाँ पर पाया जा रहा है। यानी ओमना अगर यात्रा कर रही है तो इसमें आपको जैसे ओमना जो है वो कच्छ गुजरात में या गांधीधाम में रह रही है, या वहाँ से ट्रेन के माध्यम से वो सफ़र कर रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कच्छ स्थान से अगर उसने सफ़र करना स्टार्ट किया तो कच्छ कहाँ पाया जाता है। कच्छ कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात में आप देखेंगे जो कच्छ जो है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, यानी अगर आपने मैप देखा होगा तो ये जो है ये भारत का स्ट्रक्चर, और भारत के स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, ये खंबात की खाड़ी होती है, और ये जो पानी यहाँ पर आ गया और पानी यहाँ से पानी आ करके चला गया, ये क्या हुआ, ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी, अब खाड़ी क्या है, खाड़ी यानी तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ वो भूखंड जिसमें पानी जा करके वापस आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो यानी ये जो है ये खाड़ी कहला रहा है। अब खाड़ी में कच्छ की खाड़ी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो कच्छ की खाड़ी में जो भी जानवर पाए जाते हैं, तो कच्छ में मेनली जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है जंगली गधे। तो कच्छ में जो है क्या पाए जाते हैं, तो जंगली गधे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, और खाड़ी क्या होता है ये बता दिया, और कच्छ की खाड़ी की इंपॉर्टेंस कि कच्छ की खाड़ी किस लिए फेमस है, क्योंकि इसमें जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात, यहाँ पर कच्छ स्थान था, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेन जो है कहाँ से चली, ओमना की ट्रेन जो है एक स्थान से चली कच्छ से, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कच्छ जो है वो कहाँ है, तो कच्छ यानी कच्छ से ट्रेन चली है, तो कच्छ में गांधीधाम में, जो गुजरात के गांधीधाम में कच्छ जो है कहाँ है, तो गुजरात के गांधीधाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको ये चीज़ है गुजरात की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, यानी गुजरात अगर जो है स्टेट का नाम आ गया तो आपसे पूछा जा सकता है, जो यहाँ पर आप ट्रेन देख पा रहे होंगे, ठीक है, और ये ट्रेन कहाँ से चली है, तो कच्छ से चली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी, तो कच्छ और गांधीधाम ये दोनों स्थान कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गुजरात में है तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना आपसे पूछा जा सकता है, तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना, यानी अब ये ट्रेन में क्या क्या लेकर जाएगी अपने खाने के लिए, तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना जो होता है ढोकला चटनी, यानी चटनी के साथ ढोकला या ढोकला चटनी कह सकते हैं, ढोकला, लेमन राइस हो गया, और मिठाई, लेमन राइस, मिठाई और ढोकला के साथ चटनी, ये कहाँ का प्रसिद्ध खाना है, आपसे पूछ दिया जाएगा ये प्रसिद्ध खाना कहाँ का है, तो ये प्रसिद्ध खाना है गुजरात का। फिर नेक्स्ट यहाँ पर और कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पे है, ये दो स्थान, तो ये दो स्थान भी कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं, वलसाड और अहमदाबाद दो स्थान कहाँ पे हैं, गुजरात में, वलसाड और अहमदाबाद, यानी इसकी ट्रेन जो है किस किस स्थान से होकर जा रही है, तो उस जो है जगह के नाम इंपॉर्टेंट हैं, यानी गुजरात में वलसाड और अहमदाबाद भी पाए जा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये ट्रेन जो है वो कहाँ रुक रही, कहाँ तक की जा रही, तो कोझीकोड तक की, तो कोझीकोड जो है वो कहाँ पर है, तो कोझीकोड जो है वो केरल में पाया जाता है। कोझीकोड कहाँ पर है, तो कोझीकोड जो है कहाँ है, तो केरल में कोझीकोड होता है। तो आपने यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, ट्रेन जो है यानी कच्छ या गांधीधाम स्थान है वो भी गुजरात में, वलसाड या अहमदाबाद स्थान कहाँ है, गुजरात में, गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, ढोकला चटनी, लेमन राइस और मिठाई, कोझीकोड कहाँ है, केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए कोझीकोड स्थान, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट हो गई कि ये जो कोझीकोड है ये कहाँ है, तो केरल में है, कोझीकोड केरल में, और ये अहमदाबाद स्थान, तो अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है नानी के घर तक, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नानी के घर तक। यहाँ पर जो है एक गांव है मंडगांव, आज से पूछा जाएगा कि मंडगांव कहाँ पर है, तो गोवा में है, मंडगांव कहाँ पर है, तो गोवा में, मंडगांव कहाँ पर है, गोवा में है।
गोवा में। और इसके अलावा जो है इसमें ट्रेन जो है यानी यहाँ पे भी एक तरह से ये जो चैप्टर है वो रिलेट होकर के आया है। जो है अभी आप देख रहे हैं कि ट्रेन जो है ट्रेन चली थी, यानी यमुना के सफ़र में आपने देखा ट्रेन चली थी, और ये चैप्टर भी उससे रिलेट होकर आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई बच्चा जो है ट्रेन से सफ़र कर रहा है, तो ट्रेन से अगर सफ़र कर रहा है तो उसमें क्या क्या जो है ट्रेन की जो टिकट होती है उस पर क्या क्या लिखा होता है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो यानी नेक्स्ट चैप्टर ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, खिड़की से ये चैप्टर यहाँ छूट गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे खिड़की से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ओमना है उसको खिड़की से जाते हुए उसने केरल से एक तरह से गुजरात कच्छ गांधीधाम से चली थी और वो कोझिकोड केरल तक ही पहुँच रही है। तो उसको रास्ते में कई सारी चीज़ें, यानी अगर आप एज अ ट्रेन सफ़र करते हैं गुजरात के गांधीधाम से ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलेंगे, यानी अगर जो है इंडिया के मैप में आप क्या क्या देखेंगे। तो इंडिया के मैप में यानी गुजरात से आप चले थे तो गुजरात के बाद यहाँ गोवा भी मिला होगा, गोवा के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि केरल कोझिकोड केरल में है, तो इसके पहले यानी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पर केरल आया होगा। तो यानी अगर ओमना खिड़की पर बैठी है तो उसको कई सारी जगहें जो है देखने को मिली होंगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जो है गुजरात से केरल तक जाने के लिए जो है भारत के किन किन स्टेट से गुजरना पड़ेगा, तभी भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के यानी गुजरात से केरल या कोझिकोड पहुँचने तक की किन किन स्टेट से, तो यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो खिड़की से यानी सबसे पहले उसने जो है क्या क्या देखा, तो यहाँ पर उसने गोवा या मंडगांव पढ़ता है, जैसे कि गोवा तक की गई जब, तो गोवा में ही उसने यानी मंडगांव जब पढ़ा तो मंडगांव कहाँ पर पड़ेगा, गोवा में। ये क्वेश्चन हो गया, यानी जो गोवा से सफ़र करी ट्रेन ने तो गोवा यानी मंडगांव कहाँ पर पड़ेगा, मंडगांव कहाँ है तो गोवा में है। इसके अलावा गोवा से केरल तक के रास्ते में उसे कितनी सुरंगें मिली और कितने पुल हैं, तो यानी गोवा से केरल यानी गोवा से केरल तक की उसको कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ कि गोवा से केरल तक में 92 सुरंगें मिलती हैं, 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं, 2000 पुल और 92 सुरंगें। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि जैसे कोझिकोड, तो कोझिकोड केरल में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कौन से तट पर स्थित है, तो जो केरल वाला साइड है इसको मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इधर आप देखेंगे जो कोझिकोड है केरल वाला, तो यहाँ पर जो है मालाबार तट है, और मालाबार तट पर भारत जो है दक्षिण भारत के केरल राज्य में कोझिकोड पाया जाता है। तो कोझिकोड केरल राज्य में है, किस तट पर है, तो मालाबार तट पर है। और इसके अलावा कोझिकोड को और किस नाम से जाना जाता है, तो कोझिकोड को और किस नाम से, कैलीकट नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड को और किस नाम से जाना जाता है, कैलीकट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फीचर है कि अगर आपने देख लिया ये चीज़ कि अगर ट्रेन से गुजरात से गोवा तक की जा रही थी या केरल तक की जा रही थी ट्रेन, किन किन रास्तों का या किन किन स्टेट को पार करते हुए जाएगी, तो अगर ट्रेन जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि कच्छ या गुजरात से जा रही थी केरल तक की, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को पार करेगी इन स्थानों को। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है केरल का एक जो है प्रसिद्ध शहर, यहाँ पर आप देखें ये मेंशन है कि गोवा से केरल तक कितने रास्ते और कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि जो अगर कुट्टायम शहर पूछ दिया जाए, कुट्टायम, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर में जो कुछ इम्पोर्टेंट नाम आए हैं शहर से रिलेटेड वही आपको देखने हैं और वही आप नोट्स बना लें। और अगर आपको परेशानी होती तो अभी एग्जैक्ट जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप उनसे आप कॉपी करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कुट्टायम है, तो कुट्टायम नगर कहाँ है, तो कुट्टायम नगर जो है वो भी केरल में है। इसके अलावा इससे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा और राज्य, यानी कौन सी भाषा जो है कहाँ पर किस राज्य में बोली जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि मलयालम भाषा जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, किस राज्य में, तो मलयालम भाषा जो है वो केरल राज्य में बोली जाती है। मलयालम केरल। कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है, तो कोंकणी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो याद कैसे रखना, याद आपको जहाँ जहाँ से ट्रेन गई है, यानी आपने देखा कि गुजरात से तो चली ही थी, उसके बाद आप देखेंगे गोवा पड़ा, गोवा के बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र,
यानी महाराष्ट्र पड़ा, फिर गोवा पड़ा, फिर कर्नाटक पड़ा, फिर केरल। यानी कोंकणी आप देख लें कि पश्चिम तट जो है यहीं पर पड़ रही है, ठीक है। मलयालम कहाँ, दक्षिणी में आपने देखा मालाबार तट के पास, तो केरल में मलयालम हो गई। उसके बाद मराठी की बात आई, तो मराठी जैसे महाराष्ट्र से जैसे वर्ड निकला हुआ आपको लग रहा होगा, तो मराठी यानी महाराष्ट्र में बोली जाएगी, महाराष्ट्र। और जस्ट जुड़ा हुआ महाराष्ट्र से ही कनेक्टेड गोवा, तो यानी गोवा। और गोवा और महाराष्ट्र इन्हीं वाले रीजन में आपने देखा होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, यानी यहीं पर जो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो यहीं पर क्या है, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। तो ये जो चारों रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोली जा रही, मराठी। महाराष्ट्र जो है इसमें मराठी भाषी ज़्यादा लोग रहेंगे, तो यहाँ पर जो बोली जाएगी, केंद्र शासित प्रदेशों में कम लोग हैं और संस्कृति भी उनकी अलग है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा प्रियोरिटी यानी जो भाषा कौन सी बोली जाएगी, कहाँ के रहने वाले, किस भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मराठी भाषा को बोलने वाले। कोंकणी यानी पश्चिमी साइड आपने देख लिया, 4 स्टेट कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली। मलयालम केरल। फिर गुजराती, गुजरात में ही बोली जाएगी। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाएगी, तो कन्नड़ जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। यानी दक्षिण में कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र। तो इन 4 रीजन में जो है वो कन्नड़ बोली जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो भाषा है वो किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है नानी के घर तक। तो नानी के घर तक इसमें अब यानी यहाँ पर अगर घूमना ही है, ट्रेन सफ़र पूरा करने के बाद मान लिया वो अपने नानी के घर पहुँच गई, तो यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो ट्रेन है वो ट्रेन में क्या क्या चीज़ मेंशन होती है। अगर टिकट आप देखेंगे, ट्रेन की टिकट, तो उस पर क्या चीज़ मेंशन होती है। तो ट्रेन की टिकट पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है। ट्रेन की टिकट पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये है ट्रेन की टिकट, और इस ट्रेन की टिकट पर क्या क्या चीज़ मेंशन होती है। तो ट्रेन की टिकट पर सबसे पहले ट्रेन का नंबर लिखा होता है, तो ट्रेन का नंबर लिखा होता है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रेन नंबर, यानी ये देखिए आप गाड़ी संख्या या ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर लिखा होगा। फिर उसके बाद और क्या लिखा होता है, सफ़र शुरू होने का नंबर, कि आपने सफ़र जो है वो कब जो है कहाँ से शुरू किया, तो सफ़र कहाँ से शुरू किया ये चीज़ मेंशन होती है, लेकिन कहाँ पर ख़त्म होगा आपका सफ़र ये चीज़ नहीं लिखी होती। तो यानी आ जाएगा कि ट्रेन के टिकट पर क्या नहीं लिखा होता, तो नहीं लिखा होता कि आप कहाँ तक की पहुँच रहे हैं, यानी आखिरी जो है विजिट कहाँ पर है, वो चीज़ नहीं मेंशन होती। तो सफ़र शुरू होने का नंबर लिखा होता है। इसके अलावा यानी और इसके अलावा और क्या लिखा होता है, तो इसके अलावा बर्थ आपकी लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और डिब्बे का नंबर लिखा होता है, किस डिब्बे में आप सफ़र कर रहे थे डिब्बे का नंबर लिखा होगा। किराया लिखा होगा कि कितने रुपए किराया आपको जो है आप जो सफ़र तय कर रहे हैं वहाँ का किराया कितना है। इसके अलावा दूरी मेंशन कर देता है, लेकिन आखिरी स्थान नहीं, तो दूरी मेंशन कर देता है किलोमीटर में कि कितनी दूरी जो है आप को सफ़र तय करना है। तो जो है चेक करने वाला है टीटी वगैरह, वो अनुमान लगा लेता कि इतनी दूरी सफ़र की जा चुकी, इतनी दूरी बाकी है। और ये चीज़ यानी ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा है, तो ट्रेन नंबर लिखा है, सफ़र शुरू होने का नंबर, बर्थ नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में, ये चीज़ लिखी होती है। तो क्या नहीं लिखी होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। यानी नेक्स्ट आप देखेंगे, यानी यहाँ पर आप देखें, ये देखिए किराया लिखा है, रुपीज़ लिखे हैं, और इसके अलावा मेल फीमेल ये भी दर्शाया जाता है, लिंग सेक्स आप देखेंगे ये भी दर्शा दिया जाता है कि कौन यात्रा कर रहा है कहाँ पर। और ये नानी के घर तक यानी ट्रेन की टिकट पर क्या क्या चीज़ मेंशन होती है ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि गांधीधाम गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, सूरत भी गुजरात में, और इसके यहाँ पर जो है मंडगांव गोवा में है। मंडगांव कहाँ पर है, तो गोवा में। और इसके अलावा जैसे कोझिकोड केरल में, ये जो मेन इसमें आपको जगह है आप जो देख पा रहे होंगे। एर्नाकुलम जो है वो केरल में, एर्नाकुलम केरल में, और कोट्टायम जो है वो भी केरल में। और इसके अलावा जो है त्रिवेंद्रम और नागरकोइल जो है, एर्नाकुलम कहाँ पर, तो एर्नाकुलम केरल, और उसके बाद जैसे त्रिवेंद्रम और नागरकोइल ये भी केरल में पाए जाते हैं। कोट्टायम केरल,
तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जगहें जो हैं वो कहाँ पर किस स्टेट में जो है पाई जाती हैं। और ये यानी इस नानी के घर तक इम्पोर्टेंट में जगहें जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो गई, कौन सी जगह कहाँ पर पाई जा रही, और ये टिकट में क्या क्या मेंशन होता है। तो इस टिकट में एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ कि ट्रेन का नंबर होगा, सफ़र शुरू होने का नंबर होगा, बर्थ या सीट नंबर होगा। बर्थ में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ना होकर के यानी यहाँ पर आप देखेंगे सीट या बर्थ, तो सीट नंबर आपको अलॉटमेंट होता है कि किस सीट पर आपको मिला। और इसके अलावा किराया होगा, दूरी किलोमीटर में जो भी है तो दूरी दी जाएगी, और ख़त्म कहाँ पर होगा ये चीज़ नहीं दी गई होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है बदलते परिवार। तो बदलते परिवार में यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है सीटेट की दृष्टि से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस बदलते परिवार में यहाँ पर एक छोटा बच्चा है और उसके घर में जो है फैमिली यानी अगर एक जो है अन्य फैमिली जैसे बड़ी होती है और जो है दूसरा छोटा बच्चा घर में आता है तो बड़े बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सारे लोगों के यहाँ पर जो है उत्तरदायित्व तो कुछ बढ़ जाते हैं। तो बस यही इसी चीज़ को मेंशन किया गया है। इसमें सीटेट की दृष्टि से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप देख पा रहे होंगे कि नन्हा मेहमान आया और फिर बड़ा बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कार्य करने लगेगा, उसकी मदद करने लगेगा, तो बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट की दृष्टि से नेक्स्ट चैप्टर है हु टू हु, यानी नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ इसमें और कुछ बताया नहीं गया है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअली, तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देखेंगे हु तू तू। अब ये क्या है, अब ये जो है ये कबड्डी जो है इसके कबड्डी के नाम हैं। यानी अगर पूछा जाए कि कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है तो कबड्डी को चेडुगुडू और हु तू या हा डूडू या छू किटकिट या कबड्डी के नाम से जाना जाता है। यानी अब ये इस तरह से अजीब गरीब नाम आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कबड्डी के नाम हैं। यानी हु तू यहाँ पर आप देखेंगे, या फिर पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्ला रही, या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये एक तरह से कबड्डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कबड्डी को तो कबड्डी को किन किन नामों से जाना जाता है तो चेडागुडू के नाम से, हु तू हा डूडू छू किटकिट या कबड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर कबड्डी को किन किन नामों से जाना जाता है, बस इसकी इंपॉर्टेंट यही थी और आपको ये नाम मेंशन कर देगा कि ये किस खेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, और कर्णम मल्लेश्वरी जो है हर बार जो है अगर जो है 2011 से अगर सीटेट का एग्जाम चल रहा है तो मोस्टली बार जो है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया है। और कर्णम मल्लेश्वरी यानी एनसीईआरटी में गिवन है, बस यहीं से ये चीज़ कनेक्ट की जाती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस जो है स्टेट से, तो एपी आंध्र प्रदेश से। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। आंध्र प्रदेश की क्या करती हैं, वेट लिफ्टर हैं, यानी आंध्र प्रदेश की हैं, क्या करती हैं, वेट लिफ्टर यानी भार उठाने वाला कार्य, भार उठाती हैं। कितने किलोग्राम का वेट उठा सकती हैं, तो 130 किलोग्राम का वेट उठा सकती हैं। यानी कर्णम मल्लेश्वरी कितने किलोग्राम का वेट उठा सकती हैं, 130 किलोग्राम का। कहाँ से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से। क्या करती हैं, वेट लिफ्टर हैं, भार उठाती हैं। और इसके अलावा इनके फादर जो हैं वो हवलदार हैं। इनके फादर क्या हैं, हवलदार हैं, फादर जो हैं वो हवलदार हैं। और इन्होंने कब से वेट उठाना शुरू कर दिया था, वेट लिफ्टर हैं, तो 12 वर्ष की उम्र से। यानी कर्णम मल्लेश्वरी से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपने जान लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। कब से वजन उठाना स्टार्ट किया, 12 वर्ष की उम्र से अभ्यास करना शुरू कर दिया। कितना उठा सकती हैं अब वजन, ये 130 किलोग्राम है। और इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जो हैं कर्णम ने भारत के बाहर जो है वो 29 मेडल जीते हैं। और इनकी 4 बहनें भी हैं जो अभी जो है वर्तमान में वजन उठाने का अभ्यास जो है करती रहती हैं। और तो इनमें इंपॉर्टेंट जो है यही बहन यानी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जो है हाईलाइटेड हुआ, और इससे क्वेश्चन जो है कई सारे पूछे जाते हैं। यानी कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या करती हैं, वेट लिफ्टर हैं, तो कितने किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे लीला हीरा, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में जो 2 अन्य नाम आप देख पा रहे होंगे, लीला हीरा और एक नाम है ज्वाला। तो ये पूछा जा सकता है कभी कि ज्वाला, लीला और हीरा जो हैं ये तीनों लोग क्या करती हैं, ये तीनों लोग बिलोंग करती हैं मुंबई से। ये तीनों लोग बिलोंग करती हैं मुंबई से, और ये तीनों ज्वाला, हीरा और जो है लीला, ये तीनों लोग भी कबड्डी खेलती हैं। ये तीनों लोग क्या खेलती हैं, कबड्डी खेलती हैं। जबकि वेट लिफ्टर कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, और उनकी 4 बहनें जो हैं वो भार उठाने का जो है काम कर रही हैं या भार उठाने का खेल खेल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ज्वाला
और हीरा और लीला, ये तीनों लोग मुंबई से बिलोंग करती हैं। क्या खेलती हैं? कबड्डी खेलती हैं, और जिनमें से जो हीरा है वो कबड्डी की कोच भी बन चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये लोग हैं ये कबड्डी से रिलेटेड हैं ये नाम। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है पाठ 11, और पाठ 11 जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फुलवारी। तो फुलवारी में क्या रिलेटेड है? तो फुलवारी में यहाँ पर उत्तराखंड देख रहे होंगे। तो उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो फूलों की घाटी। यानी फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड, और उत्तराखंड के किस ज़िले में? तो चमोली ज़िले में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। और यहाँ पर फूलों की बहुत ही मात्रा है, फूलों की फुलवारी की। और यहाँ पर जैसे बुग्याल और प्याल जैसे जो है ये भी पाए जाते हैं स्थान। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? तो यहाँ पर फुलवारी जो है ये इम्पोर्टेंट क्या है? तो उत्तराखंड का चमोली ज़िला जो है, उत्तराखंड के चमोली ज़िलों को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो हो गई उत्तराखंड की इम्पोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है, यहाँ पर आप पेंटिंग देख पा रहे होंगे, और ये पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। आप देख लें इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मधुबनी पेंटिंग। और इवन ये सिर्फ सीटेट में नहीं, कई एसएससी लें या वीडियो एग्जाम, तो इसमें भी ये पूछा गया था कि जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, कहाँ की? तो ये बिहार राज्य में पाई जाती है। और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी क्या है? एक चित्रकला है, एक पेंटिंग है, और ये पूरी पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे। तो पेंटिंग यानी ये, इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? मधुबनी का नाम मधुबनी पेंटिंग क्यों पड़ा? तो मधुबनी का नाम यहाँ पे बिहार में एक मधुबनी जिला है, मधुबनी। मधुबनी बिहार में एक जिला है, और उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाने लगा। अब ये पूरी पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत। और ये पेंटिंग बेसिकली पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग किस किस चीज़ का यूज़ करके बनाई जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो नील हो गया, हल्दी हो गई, यानी मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस चीज़ का प्रयोग करके बनाई जाती है? तो मधुबनी पेंटिंग नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग करके बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नील का प्रयोग होगा, नील का प्रयोग होगा, नील, हल्दी, हल्दी, पेड़, पेड़ और फूलों के जो रंग हैं, फूलों के रंग से। तो नील, हल्दी, पेड़ और फूलों के रंग से इसे तैयार किया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग किससे बनती किससे है? तो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? चावल के पाउडर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाया जाता है। कहाँ की है मधुबनी पेंटिंग? बिहार की है, ठीक है। और मधुबनी जिला है एक, इसी के नाम पर मधुबनी पेंटिंग नाम पड़ा गया। और इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दर्शाए, अब आप इजीली देख पा रहे हैं, तो इमेजिनेशन आपका अच्छा हो जाएगा कि अगर ऐसे बताया जाता है एज अ क्वेश्चन तो आप इतना अच्छा इमेज ना कर पाते। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मनुष्य भी हो गए या जानवर हो गए। ये देखिए हाथी के शेप में आपको समझ में आएगा। तो जानवर हो गए, जानवर हो गए, और जानवर के साथ जैसे इसमें पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो पेड़ हो गए, फूल हो गए, फूल दिखाई पड़ रहा है तो फूल हो गए, यानी फूल हो गए, पेड़ हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए। यहाँ पर आप देख लें ये डक जैसे स्ट्रक्चर यानी पक्षी हो गए, मछली हो गए, और कई अन्य जानवर जो हैं वो मधुबनी पेंटिंग में दर्शाए जा सकते हैं। तो ये तो थी मधुबनी पेंटिंग की इम्पोर्टेंस। कहाँ पर? यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और कई अन्य जीव जंतु जो है साथ में बनाए जाते हैं इस मधुबनी पेंटिंग में। किसका प्रयोग करके? नील, हल्दी, पेड़, फूलों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे बनाई जाती है? चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर पाई जाती है मधुबनी पेंटिंग? कहाँ की फेमस है? बिहार। तो बिहार के लिए बिहार का मधुबनी जिला है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। चित्रकला है ये, एक पेंटिंग है मधुबनी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर है पाठ 12। नेक्स्ट चैप्टर यानी सिर्फ यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग और उसको बनाने के दृश्य करके बच्चे सीख रहे हैं, इस चीज़ को दर्शाया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो कैसे कैसे बदले घर, यहाँ पर जो यानी एक जो है स्थान है, जो है स्थान का नाम है गाजी खान।
तो गाजी खान एक स्थान है और यहाँ पर जब इंडिया और भारत का डिवीज़न हुआ तो ये स्थान पहले भारत में ही था, लेकिन डिवीज़न के बाद 1947 में डिवीज़न के बाद ये स्थान जो है वो पाकिस्तान वाले रीजन में आ गया। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये जो गाजी खान स्थान है वो कहाँ स्थित है। तो गाजी खान स्थान अब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। गाजी खान स्थान की इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि गाजी खान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा आप देखते हैं कैसे कैसे बदले घर, नाम से ही आप जो है रिलेट करें कि पहले घर जो होते थे मिट्टी के बने हुए होते थे, आज सीमेंट और ईंटों के बने हुए घर होते हैं। यानी अगर पहले लोग जो है कच्चे घर होते थे, यानी घर कैसे होते थे? कच्चे घर होते थे। अब कच्चे घर होते थे तो उनकी दीवारों पर आप देखते थे जो है गोबर से लिपापोती कर दी जाती थी, यानी दीवार और जो फर्श थे उन पर गोबर और मिट्टी का लेप किया जाता था। यानी जो कच्चे घर होते थे इस पर किसका लेप किया जाता था? गोबर और मिट्टी का लेप किया जाता था। गोबर और मिट्टी का लेप क्यों किया जाता था? गोबर और मिट्टी का लेप तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगे, और इसलिए यानी गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या होता? कीड़ा नहीं लगता है, इसीलिए मिट्टी के साथ जो है गोबर मिला दिया जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती कि जो है जो घर हैं यानी जो है मिट्टी से बने हुए घर में कीड़ा ना लगने के लिए क्या मिला दिया जाता है? गोबर मिला दिया जाता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है जैसे कि जो है छत होती थी इनकी, तो यानी पहले जो छत होती थी वो भी क्या होती थी? लकड़ी की बनी हुई होती थी। तो लकड़ी की बनी हुई तो उसमें क्या होगा? अगर लकड़ी की है तो उसमें क्या खराब हो जाएगी? दीमक लग जाएगा। तो दीमक से बचाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता था? तो लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उसमें जो है नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछाते थे। ये लोग किसका प्रयोग करते थे? नीम और कीकर। ये इंपॉर्टेंट नाम, नीम और कीकर की लकड़ियाँ जो हैं वो छतों में बिछाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे, यानी देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे बदले घर। तो अब जो है घरों का स्ट्रक्चर इस वे में आप देखते होंगे। और नेक्स्ट आप देखेंगे यानी अब जो है वर्तमान समय में कांच ईंट इनके घर बन गए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है पहाड़ों से समुद्र तक। यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पहाड़ों से समुंदर तक। तो इसमें जो है इसमें सीटेट की दर से कोई क्वेश्चन आया नहीं आज तक, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा है नहीं इसमें बेसिकली। और यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे जो है पहाड़ों से समुद्र तक। तो यानी यहाँ पर सिर्फ अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो इसमें यही बताया गया कि जो पानी है वो पहाड़ों से निकल करके समुद्र तक की कैसे पहुँच रहा है। बीच बीच में यानी नदी जो है उसमें कहीं कहीं पर जो नदी मछलियाँ या पेड़ पौधों से होता हुआ शहर से होता हुआ कई यानी कितने रास्तों कितनी जगहों पर रुकने के बाद नदी से होता हुआ वो लास्ट में एट लास्ट समुद्र तक ही पहुँच रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पानी गंदा कैसे हो जाता है। ये बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए ये क्वेश्चन पुटअप किए गए कि यानी लोग जो है मलमूत्र वगैरह वो नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं और उसके थ्रू पानी जो है वो गंदा हो जा रहा है। बस उसकी इंपॉर्टेंस और कुछ नहीं थी, यानी पहाड़ों से समुद्र तक। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बसवा का खेत। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन सिर्फ बसवा का खेत। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बेलविनिका गाँव है। तो यहाँ पर ये सिर्फ स्थान आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो है बेलविनिका गाँव जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बेलविनिका गाँव जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है नेक्स्ट चैप्टर यानी बेलविनिका गाँव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी कुछ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह आपके सीटेट की 10 से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हम लोग देखे ले रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मंडी से घर तक। तो मंडी से घर तक में कि यानी मंडी से अगर कोई बच्चा जो है वो सब्ज़ी वगैरह ला रहा तो वो घर तक की कैसे पहुंच रहा, या जो है सब्ज़ी जो है वो खेतों में उगाने के बाद घर में लाई जा रही है, उसकी साफ़ सफाई करके धुल के कैसे खाना बनाया जा रहा। बस इसमें यही दर्शाया गया है। तो जो है इम्पोर्टेंट वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इससे बनने वाले जो नोट्स हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बेसिकली पूरी आप एनसीईआरटी इस 1-1.5 घंटे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चूचू करती चिड़िया। तो चूचू करती चिड़िया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें जो है एक नाम जो है गीजू भाई बड़ेका, तो बड़ेका गीजू भाई बड़ेका यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्योंकि चूचू करती चिड़िया में आपको कई सारे पक्षियों के जो है नाम दे देगा और कई सारी पक्षियों के नाम दे देगा और उससे उसके फीचर्स पूछ लेता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है यानी यहाँ पर आपको पूछेगा जैसे गीजू भाई बड़ेका।
कहाँ के रहते हैं या कहाँ से निवास करते हैं, तो गिजुभाई बड़ेका कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे। और इन्होंने क्या है, इन्होंने बच्चों पर कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, इसलिए इनका नाम जो है गिजुभाई बड़ेका का फेमस है। और यहाँ पर आप गौरैया, फाख्ता जैसे कुछ जो है पक्षियों के नाम देख पा रहे होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर कई सारी पक्षियों के नाम दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि इंडियन रोबिन पक्षी का नाम दे दिया इंडियन रोबिन, और या फिर किलचड़ी, इसको क्या कह सकते हैं, किलचड़ी। तो इंडियन रोबिन या किलचड़ी पक्षी जो है वो अपने अंडे कहाँ देता है, वो अपने अंडे जो है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन सिर्फ इससे बनने वाला है कि जो कौवा है या कोयल है, वो कोयल कहाँ पक्षी दे रही है, पक्षी यानी कोयल जो है वो अपने अंडे कहाँ पर दे आती है, कौवे के जो है घोंसले में दे आती है। उसी तरह से यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले अगर बात कर लें इंडियन रोबिन की, तो इंडियन रोबिन अपने जो है अपने अंडे कहाँ देती है, तो सड़क के किनारे। यहाँ पर सड़क के किनारे जो है फिगर जो है मेंशन था, मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर आप अच्छा इमेज कर लें ऐसे कि इंडियन रोबिन या किलचड़ी जो पक्षी है वो अपने अंडे कहाँ देती है, तो कलचड़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो कलचड़ी जो पक्षी है वो पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी या इंडियन रोबिन, कलचड़ी का नाम है, इंडियन रोबिन भी नाम है। तो इंडियन रोबिन पक्षी या कलचड़ी जो पक्षी है वो अपने अंडे कहाँ दे रही है, सड़क के किनारे देती है। कहाँ पर अंडे देती है, सड़क के किनारे। और ये जो है यहाँ पर गिजुभाई बड़ेका वो गुजरात में रहते थे, ठीक है। तो यानी ये पक्षी जो है अपने अंडे कहाँ दे रही है, सड़क के बीच में दे रही है, ठीक है, सड़क के किनारे या पत्थरों के बीच में। दूसरी चीज़, यहाँ कौवे का फिगर आप देख पा रहे होंगे। कौवे से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो कौवा और कोयल, तो कोयल अंडे कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में। कौवे के घोंसले में कौन अंडा दे आती है, कोयल। और कौवा जो होता है वो कोयल के अंडों को अपने अंडे समझ करके से देता है। तो इसलिए यानी ये कोयल यहाँ पर चालाकी करती है और कौवे के घोंसले में अंडे दे आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। अगर मान लिया घोंसला बना रहे हैं पक्षी, तो क्यों बनाते हैं, तो पक्षी घोंसला जो बनाते हैं वो अंडे देने के लिए बनाते हैं, और जब वो अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला जो है अपना घोंसला छोड़ देते हैं। यानी पक्षी के घोंसले की इंपॉर्टेंस ये हो गई। इसके अलावा जो है फाख्ता पक्षी होता है, ये कौवा हो गया। कौवे के बाद कोयल की इंपॉर्टेंस, यानी कोयल जो है वो अपना अंडा जो है वो कहाँ पर, कौवे के घोंसले में दे रही है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा क्या करता है, कौवा अपने अंडे समझ करके कोयल के अंडे को भी से देता है। नेक्स्ट जो है पक्षी यहाँ पर बसंत गौरी पक्षी। तो बसंत गौरी यानी गौरैया जो पक्षी होती है, तो या बसंत गौरी पक्षी जो है अपने अंडे कहाँ देती है, तो बसंत गौरी पक्षी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेड़ है। अब पेड़ के तना जो है, यानी ये एक तने का स्ट्रक्चर है, तो पेड़ का जो तना है, तो पेड़ के तने में एक गहरा छेद बना देती है। आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे, उसमें जो है छेद या जो है खोखला टाइप का रहता है, और तने में खोखला टाइप का जो स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर कौन अंडे देगा, वो बसंत गौरी पक्षी है। यानी पेड़ के तने में गहरा छेद कौन बनाएगी, बसंत गौरी पक्षी। इसके अलावा गौरैया और कबूतर जैसे जो घोंसला हैं वो कहाँ बनाते हैं, गौरैया और कबूतर। तो ये पुराने जो घर होते हैं, यानी गौरैया और कबूतर जैसे जो पक्षी होते हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, तो गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने घरों में बनाते हैं। और इसके अलावा कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच घोंसला बनाता है, तो फाख्ता पक्षी जो है, तो फाख्ता पक्षी कहाँ पर बनाता है, पक्षियों में ही इम्पोर्टेंट। तो फाख्ता पक्षी जो है, फाख्ता पक्षी तो कैक्टस के जो कांटे होते हैं, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। और इसके अलावा कौन सी चिड़िया जो है, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे सक्करखोरा पक्षी। तो सक्करखोरा पक्षी जो है ये डाली पर इसका जो घोंसला है, आप देख रहे होंगे डाली, और डाली पे लटकता हुआ इसका घोंसला बनता है। तो डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, सक्करखेरा पक्षी। अब दर्जिन चिड़िया क्या है, तो दर्जिन चिड़िया आप देख रहे होंगे एक पत्ती है, उसने एक पत्ती से दूसरी पत्ती को सिल दिया। दर्जिन नाम से ही दर्जी है, यानी दर्जी क्या करता है, सिलता है। तो कौन सी चिड़िया या पक्षी पत्तों को चोंच से सी करके उनके बीच घोंसला बनाती है, तो दर्जिन चिड़िया, ठीक है। दर्जी यानी दर्जी सिलकर बनाएगी। बसंत गौरी कहाँ देगी, तो बसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर देगी। गौरैया और कबूतर पुराने घरों में देंगे। और डाली पर लटकता हुआ घोंसला जो है वो डाली पर लटकता हुआ सक्करखेरा पक्षी देगा, ठीक है। फाख्ता क्या करेगा, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वीवर पक्षी। तो वीवर की क्या इंपॉर्टेंट है, तो वीवर पक्षी जो है अपने जो है वीवर पक्षी में नर पक्षी जो है नर पक्षी, तो नर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं, कई सारे घोंसले, और उनमें से जो मादा पक्षी होती है, तो वीवर पक्षी का जो भी घोंसला अच्छा होता है, जिस नर वीवर का जो घोंसला अच्छा होता है, उस घोंसले में वो मादा जो वीवर पक्षी होती है, मादा पक्षी होती है, वो अपने अंडे जो है वहाँ पर दे देती है। तो एक तरह से कह दें, यानी वीवर जो है, वीवर नर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा उसे लगता है उनमें ही वो अंडे दे देती है। तो यहाँ पर वीवर पक्षी की इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं 17 चैप्टर। तो 17 चैप्टर में क्या है, तो 17 चैप्टर नंदिता मुंबई में। तो नंदिता मुंबई में, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई में एक बहुत बड़ा शहर है, नंदिता नाम की लड़की है, और इसकी कोई भी, यानी इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया है कि यानी यहाँ पे मुंबई में उसको किस किस चीज़ का सफ़र करना पड़ रहा है, किन किन चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं, पानी की, खाने की, या कुछ जो है काम वगैरह की। तो सिर्फ ये जो है मुंबई शहर की जो है, इससे नंदिता से रिलेटेड वो अपने घर में कैसे सर्वाइव कर रही उस चीज़ के बारे में है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 18, और चैप्टर 18 जो है वो जो है चैप्टर 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, नालमंडा, जैसे यानी आपको स्टेट और उसकी जगह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नालमंडा कहाँ पर है, नालमंडा आंध्र प्रदेश में, नालमंडा क्षेत्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा नालमंडा आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है, तो इसी से यानी आंध्र प्रदेश, और इसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन सा, होलगुंडी, होलगुंडी कहाँ पर है, होलगुंडी, होलगुंडी रीजन कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। या होलगुंडी में जो है बच्चे जो हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी का खेल, और बाजार गांव महाराष्ट्र में, यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी के खेल से बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है दिक्कत क्या हो जाती है, तो यहाँ पर जो पानी की टंकी है वहाँ पर पानी जो है काफ़ी गंदा हो जाता है, और एक दिक्कत क्या आती है कि वहाँ पर उस गंदे पानी को या उस पानी की टंकी को साफ़ कौन करा जाए। तो साफ़ यहाँ पर भीमा नाम का एक बच्चा होता है, और उसका एक पूरा ग्रुप होता है, और वो जो है साफ़ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो लोग साफ़ करते हैं तो बड़े लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं, और वो जो है पानी की टंकी जो है वो साफ़ हो जाती है। यानी पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया, तो भीमा संघ के बच्चों ने, यहाँ पर भीमा संघ के बच्चों ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी इस चैप्टर में, यानी आप देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक में होलगुंडी गांव कहाँ है, कर्नाटक में। और सबसे पहला स्टेटमेंट आपने देखा नालमंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, नालमंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, होलगुंडी कहाँ है, कर्नाटक में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी की कमी की आदत पड़ जाती है गाँव के लोगों को, और बारिश के दिनों में कुएँ में पानी रहता था, जो कि काफ़ी दिनों से कुआँ जो है या बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पर सूख गया और पानी नहीं है। तो बड़े लोग ये प्रयास नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पर साफ़ करने का या कुएँ को साफ़ करने का। तो एक बच्चे थे, यानी बच्चे भीमा संघ, भीमा संघ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के झुंड का नाम है भीमा संघ। और भीमा संघ के बच्चों ने क्या किया, वहाँ पर जो है होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता था, होलगुंडी में जो बच्चों की पंचायत है उसको भीमा संघ नाम दिया जाता था। तो भीमा संघ के बच्चों ने क्या किया, पानी की टंकी को साफ करने का कदम उठाया, और इसमें कई बड़े लोगों ने फिर उनका साथ दिया, और इस तरह से वो सफल हो जाते हैं। एक तरह से पानी जो है यानी आसपास जो है हरा भरा रहता है, और गाँव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। तो इस तरह से आप देखते हैं उनका जो है प्रयास थोड़ा सार्थक बनाने का प्रयास, और यहाँ बच्चों को थोड़ा जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो आपको इम्पोर्टेंट है स्थान होलगुंडी कर्नाटक और नालमंडा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जो है जड़ों का जाल। तो जड़ों का जाल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बरगद है, ये बरगद का वृक्ष आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो बरगद की लटकी हुई शाखाएं हैं वो क्या हैं। तो बरगद की जो लटकी हुई शाखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जड़ें कहा जाता है। बरगद की लटकी हुई शाखाओं को जड़ें कहा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ पर जो है ओक वृक्ष की इम्पोर्टेंट, और 2019 में भी ओक वृक्ष से क्वेश्चन आया कि ओक वृक्ष जो है अपनी जड़ें कितनी लंबी कर देता है। यानी 3-4 स्टेटमेंट आपको दे देगा, और ओक वृक्ष की उसमें कौन सा वृक्ष जो है वो ओक वृक्ष की खासियत को नहीं दर्शाता है वो आपको बताना होता है। तो ओक वृक्ष यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड,
तो ये आप देख पा रहे होंगे ओक ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी क्वेश्चन आया था और 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि ओक वृक्ष की विशेषता कौन सी है, या फिर 3 स्टेटमेंट कि जो है ओक वृक्ष की जड़ें जो हैं वो पानी में जो है 30 किलोमीटर की गहराई तक की या 30 गुना अपनी लंबाई के 30 गुना गहराई तक की जाती हैं। क्या ये स्टेटमेंट ओक वृक्ष के बारे में सही है? तो हाँ सही है, क्योंकि ओक वृक्ष पाया कहाँ जा रहा है, तो ओक वृक्ष जो है वो रेगिस्तानी ओक, इसका नाम ही क्या है, रेगिस्तानी ओक। इसको क्या कहा जा रहा है, रेगिस्तानी ओक। और कहाँ पाया जाता है, ओक ऑस्ट्रेलिया। याद कैसे रखना, तो ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। ओक कहाँ पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो है अपनी जड़ों को 30 गुना, अपनी लंबाई के 30 गुना जो है गहराई तक की ज़मीन में ले जाता है। और किस लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी के लिए जहाँ तक कि पानी नहीं पहुँच पाता वो अपनी जड़ों को लंबा करता जाता है, ये ओक वृक्ष, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 30 गुनी गहराई तक की ज़मीन में जाता है और इस पेड़ की जो जड़ें हैं, और जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुँच जाती तब तक कि वो गहराई में जाती रहती हैं। और ये पानी जो है, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और यहाँ के लोग इस पानी का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग, तो यहाँ पर ये लोग पाइप डाल करके वहाँ से पानी निकाल लेते हैं इस जो है वृक्ष के पास, क्योंकि उन्हें पता रहता है इस पेड़ की जड़ें जो हैं वो पानी तक की पहुँच ही जाएंगी, और इसलिए वो अपनी जड़ों को लंबा करता जाता है। तो ओक कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में। और कितने जो है इसकी जड़ें कितनी गुना, 30 गुना गहराई तक की जाती हैं, ठीक है, ज़मीन के नीचे जाती हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ जाएं रेगिस्तानी ओक की। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें, नेक्स्ट चैप्टर है 20 नंबर चैप्टर। तो 20 नंबर चैप्टर है मिलकर खाएं। तो इसमें जो है मिलकर खाएं यानी कई सारे त्यौहार होते हैं, और आप जानते हैं त्यौहार, कुछ जो त्यौहार हो जाते हैं, जैसे आप देखते हैं होली, दीपावली, और इसी तरह से हर स्टेट में जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। और कुछ जो त्यौहार हो जाते हैं वो फसल की कटाई के बाद खुशी मनाने के लिए, यानी जब फसलों की कटाई होती है तो ये आ जाता है क्वेश्चन, जो है अन्य पेपर्स में भी आया है कि जो है फसल कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है, यानी फसल की कटाई से खुशी जो मनाते हैं लोग कटाई के बाद, तो उससे संबंधित कौन सा त्यौहार है। तो जो बिहू है, बिहू, असम का जो बिहू है वो भी फसल कटाई से ही संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बिहू त्यौहार, यानी मिलकर खाएं में, यानी त्यौहार हो रहा है तो त्यौहार में सारे लोग मिलकर खाते हैं। और बिहू त्यौहार जो मोस्टली यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, बिहू त्यौहार। तो बिहू त्यौहार कहाँ का है, तो बिहू त्यौहार जो है वो असम का है। बिहू त्यौहार कहाँ का है, असम का। बिहू त्यौहार असम का है, ठीक है। और असम में चावल की फसल आने पर, जो धान हो गया चावल, तो चावल की फसल आने पर 14 से 15 जनवरी या 1 या 2 माह में जो है 1 या 2 माघ को मनाया जाता है। और असम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो अगर इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग चलें तो 14 से 15 जनवरी में, 14 से 15 जनवरी में। और अगर हिंदी महीनों में तो माघ माह में जो है बिहू त्यौहार जो है मनाया जाता है। कहाँ का फेमस है बिहू त्यौहार, तो असम का फेमस है बिहू त्यौहार। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है त्यौहार मनाने के लिए लोग मेहंदी लगा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, यानी कई सारे त्यौहार, और त्यौहार में आप जानते हैं कैसे जो है त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है उसको दर्शाया जा रहा है। और बिहू की इंपॉर्टेंस यहाँ पे दर्शाई गई कि बिहू किस फसल की कटाई के बाद होता है, तो धान या चावल की फसल काटने के बाद। कब मनाया जाता है, 14-15 जनवरी, और हिंदी महीनों में माघ माह में। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है घर यहाँ पर जो बनते हैं, यहाँ पर जो घर हैं वो भेला घर कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बांस से भेला घर बनाने लगी, यानी वे बातें करते करते बांस से भेला घर। तो भेला घर कहाँ पाए जाएंगे, वो असम से ही रिलेटेड है। यानी असम और मेघालय वाले रीजन में आपने देखा था कि असम में बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करते थे। तो यानी असम और मेघालय वाला रीजन, चेरापूंजी मासेरा, वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस वर्षा से निपटने के लिए, यानी वर्षा में घर भी वहाँ पे बांस के बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बांस के बने या लकड़ियों के बने घर कहाँ हो जाते हैं, तो इधर पूर्वोत्तर साइड में ही, असम और मेघालय रीजन में। तो यहाँ जो घर है उसको क्या कहा जा रहा है, भेला घर कहा जा रहा है। तो अगर पूछा जाए यानी असम वाले रीजन में ही कौन से घर, भेला घर, तो भेला घर कहाँ पाए जा रहे हैं, इधर असम बिहू वाले रीजन यानी असम वाले क्षेत्र में ही। तो भेला घर किस चीज़ के बने हैं, तो ये भी बांस के बने हुए घर हैं। या फिर पूर्वोत्तर साइड में किस चीज़ के घर बनाए जाते हैं, तो पूर्वोत्तर साइड में जो है वो बांस से बने हुए घर आते हैं। अब पूर्वोत्तर साइड में क्या क्या आता है, तो पूर्वोत्तर साइड में आप जानते हैं कि 7 सिस्टर, और 7 सिस्टर यानी जो है अरुणाचल प्रदेश, और फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और मेघालय, असम,
और इसके बाद यानी ये जो 7 मैंने नाम लिए, ये 7 इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से यानी पूर्वोत्तर साइड जो है वहाँ पर बाढ़ होने की वजह से बाँस से बने घर को प्रायोरिटी दी जाती है और बच्चे भी बाँस और रस्सी से बने हुए पुल का प्रयोग कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर खाना खिलाना। तो खाना खिलाने में क्या है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी जो सीटर के 10 से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे ये हो गया चैप्टर 21 खाना खिलाना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ देखेंगे दुनिया मेरे घर में। तो ये जो 21-22 चैप्टर है, 21वें में खाना खिलाना और जो है चैप्टर 22 दुनिया मेरे घर में, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछने लायक नहीं है या फिर ना तो इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें कोई चीज़ डिस्कस की गई है। एक तरह से इसमें ये बताया गया कि दुनिया मेरे घर में, अब जैसे इसमें टीवी की जो है टीवी का जिक्र किया गया है और आप देख रहे हैं वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन जो हो गया इतना ज़्यादा और टीवी की भी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी कम हो गई है और डिजिटल पैड और इसका आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन, इसका जो है क्रेज़ आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर यानी दुनिया मेरे घर में, तो दुनिया यानी यहाँ पर जो है लोग देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे टीवी, और टीवी एक तरह से उसको बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है कि उससे लोग जो है दुनिया से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो बस उसी से कनेक्ट होकर के बच्चे खुशी मना रहे हैं, देख रहे हैं टीवी को, बस यही इसकी जो है इस चैप्टर में है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पोचमपल्ली। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पोचमपल्ली। अब नाम से आपको पता होगा कि पोचमपल्ली कहाँ का जो है जगह है, तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। कैसे आपसे स्थान पूछ दिया जाएगा कि पोचमपल्ली कहाँ के हैं, यानी आप देखेंगे छोटी बुकों में भी यानी 4th स्टैंडर्ड की है और काफ़ी छोटी बुक, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कभी जो है इनकेस पूछे जाते रहते हैं कहीं पर भी। तो पोचमपल्ली कहाँ का स्थान है, आंध्र प्रदेश का है। और यहीं पर एक जो है गांव मुख्तारपुर गांव, तो मुख्तारपुर गांव कहाँ का है, ये पोचमपल्ली यानी आंध्र प्रदेश का ही है। तो मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पोचमपल्ली क्या है, पोचमपल्ली कस्बा है। तो पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गाँव है और ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। और अब जो है यानी मुख्तारपुर गांव अगर कहा जाए तो अब जो है ये तेलंगाना वाले रीजन में आ गया है, तेलंगाना वाले रीजन में। नेक्स्ट बात की जाती है कि आंध्र प्रदेश है पोचमपल्ली यानी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है पारस्परिक व्यवसाय क्या होते हैं, यहाँ पर लोग क्या करते हैं जो है व्यवसाय के रूप में, तो यहाँ पर जैसे कारपेट वगैरह बनाना, खिलौने, इतूर आदि जो है ये बनाने का काम होता है। तो एक तरह से पोचमपल्ली या आंध्र प्रदेश में कारपेट, खिलौने और इतूर आदि बनाने का व्यवसाय जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर तेलंगाना नाम आ गया तो एक चीज़ मैं बता दूँ, तो तेलंगाना है वो जो है काट करके आंध्र प्रदेश से कब काट कर अलग बनाया गया स्टेट, तो 2 जून 2014 को काट करके बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है दूर देश की बात। तो दूर देश की बात में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, अबू धाबी स्थान देख रहे होंगे। तो अबू धाबी यानी जो है अपने एशिया जो है कॉन्टिनेंट में, और अबू धाबी इराक और ईरान वाले रीजन के पास आप देख रहे होंगे। तो अबू धाबी यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अबू धाबी कहाँ पर है, यूएई में है, यूएई में है। और यूएई की राजधानी क्या है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है, अबू धाबी। तो अबू धाबी राजधानी है और मुद्रा है दिरहम। मुद्रा क्या है, दिरहम। तो यानी स्थान आपको पूछ दिया जाएगा कि अबू धाबी कहाँ है, तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, और यूनाइटेड अमीरात्स या यूएई की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा क्या है यूएई की, तो मुद्रा है दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हुआ यूएई स्थान या अबू धाबी की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट स्थान यहाँ पर यूज हुआ है और चिट्टप्पन, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मलयालम भाषा में या फिर कहा जाए कि चिटप्पन किसे कहते हैं, तो चिटप्पन जो है वो चाचा को कहते हैं मलयालम भाषा में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इस जो है ये देखें चिटप्पन बोले यानी अबू धाबी में, तो अबू धाबी जरूर आना चाहिए और यहाँ पर चिटप्पन बोले। तो चिटप्पन किसको कहते हैं, चिटप्पन जो है वो चाचा को कहते हैं, चिटप्पन यानी चाचा। और कहाँ किस भाषा में है ये, तो मलयालम भाषा में चाचा को चिटप्पन कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर चाचा को चिटप्पन कहते हैं तो चाची को क्या कहते हैं, तो कुंजम्मा। तो चाची को क्या कहते हैं, कुंजम्मा। ठीक है, तो कुंजम्मा जो है वो चाची को कहते हैं मलयालम भाषा में और चिटप्पन कहते हैं चाचा को मलयालम भाषा में। इसके अलावा जो है क्योंकि आप यहाँ दक्षिण साइड की ये बात हो गई मलयालम और ये लैंग्वेज वगैरह, तो यहाँ पर केरल की बात हो जाएगी। तो केरल में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे समुद्र वगैरह तटीय इलाका है
और तटीय इलाकों में आप देख पा रहे होंगे सारे नारियल के वृक्ष किनारे किनारे, और जो भी यहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे एग्जैक्टली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और यानी जो भी यहाँ पर विजिट किया होगा जिसने भी, तो यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं, तो कौन से, नारियल के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, नारियल, केला, जैकफ्रूट, नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता और बेटलनट। तो आपको ये फलों के नाम दे देगा और ये कहाँ के जो है कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं, नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता और बेटलनट। केरल जो है मसालों का शहर कहा जाता है, और यहाँ पर केरल में कौन से प्रमुख मसाले पाए जाते हैं, और बहुत पुराना इतिहास रहा है मसालों से पुर्तगाली, और फिर इसीलिए यहाँ पर जो है कितने विदेशी आ गए और आप जानते हैं पूरा इतिहास बदल गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं केरल क्या है, केरल को मसालों का शहर कहा जाता है, मसालों का शहर कहा जाता है। कौन से प्रमुख मसाले हैं केरल में, तो तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं अबू धाबी, तो अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ जो है किस चीज़ के पाए जाते हैं, तो अबू धाबी में जो सर्वाधिक पेड़ हैं वो खजूर के हैं। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ किस चीज़ के हैं, खजूर के पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अबू धाबी यहाँ पे भी पानी की काफ़ी कमी है और तेल वगैरह यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो अबू धाबी में किस चीज़ के पेड़ पाए जाएंगे, खजूर के ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग है चैप्टर जो है 15 नंबर चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर। यहाँ पर देखेंगे चटपटी पहेलियाँ, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेट की दृष्टि से। नेक्स्ट चैप्टर इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर यानी 25 नंबर चटपटी पहेलियाँ, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है फौजी वहीदा, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक कमांडर की फ़ोटो बनी हुई है। तो ये जो लेफ्टिनेंट कमांडर है वहीदा प्रिज्म, ये कौन है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म ये कौन है, तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। और पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, तो ये फौजी वहीदा हैं, यानी वहीदा प्रिज्म। तो इनका नाम क्या है, वहीदा प्रिज्म। और ये पहली महिला हैं, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, परेड का नेतृत्व किया। ठीक है, तो वहीदा प्रिज्म, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ से हैं, तो ये जो है थन्ना मंडी गांव से हैं। ये कहाँ से हैं, थन्ना मंडी गांव से हैं। तो यानी इनके बारे में ये आप यहाँ पर देखेंगे थन्ना मंडी गांव से हैं वहीदा जी। और ये गांव कहाँ है, तो ये गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। यानी थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया वहीदा प्रिज्म है। और वहीदा प्रिज्म या लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हो जाती है कि परेड में कितने निर्देश या कितने कमांड होते हैं। अगर बात की जाए अगर परेड की बात, तो परेड में कितने जो है निर्देश या कमांड होते हैं, तो 36 जो होते हैं वो परेड में निर्देश या कमांड होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट चैप्टर की बात आती है 27 नंबर चैप्टर, और जो कि लास्ट चैप्टर है, कोशिश हुई कामयाब। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप देखेंगे जो नाम, इसमें जगहों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पर तिब्बतन लैंग्वेज। तो तिब्बतन भाषा जो है जब लद्दाख में बोली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भूती कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यानी आपसे ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो तिब्बतन भाषा जब लद्दाख में प्रयोग की जा रही है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बतन भाषा को जब लद्दाख में बोला जाता है तो उसे भूती कहा जाता है। और जब भूती हो गया तो भूती भाषा में माँ को क्या कहा जाता है, तो भूती भाषा में माँ को आमाले, और जो पिता होते हैं उनको आबाले कहा जाता है। यानी आबाले, तो ये आबाले पिता को कहा जाता है भूती भाषा में। यानी भूती क्या है, तिब्बतन भाषा को जब लद्दाख में वही भाषा बोली जा रही है तो उसको भूती कहते हैं। और भूती भाषा में माँ को कहते हैं आमाले, और पिता को क्या कहते हैं भूती भाषा में आबाले कहते हैं। ठीक है, और लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लद्दाख को क्या, ठंडा रेगिस्तान। अब एक क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, जो कि नोट्स से प्रिपेयर है। अब यहाँ पर आप सिर्फ ये नोट्स एक बार क्विक रिवीजन है पूरे चैप्टर्स का, 27 चैप्टर आपने जो देखे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार सुन लेना है। तो यानी बांस और रस्सी से बने पुल, तो बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं, असम में। ट्रॉली कहाँ पर है, तो लद्दाख में। सीमेंट के पुल सामान्य क्षेत्रों में। वल्लम या लकड़ी की जो छोटी नाव है जिसको वल्लम कहते थे, कहाँ पर प्रयोग की जा रही, केरल में। ऊंट गाड़ी राजस्थान में। बैलगाड़ी जो है वो मैदानी इलाकों में।
इसके अलावा जो ऊबड़ खाबड़ जो पथरीली रास्ते हैं उनका प्रयोग जो है वो उत्तराखंड में किया जा रहा है, स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे कर रहे हैं। और कान में जो दूसरा चैप्टर था, तो किसके सिर पर आंखें होती हैं? पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं। और जो कान है, कान जो है वो जो है पंखों से ढके रहते हैं। इसके अलावा जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होती है वो किस कारण होती है? बालों के कारण होती है। नेक्स्ट छिपकली के कान भी जो है इसी प्रकार के होते हैं, यानी जो है छेद के आकृति के। मगरमच्छ की जो आंखें हैं वो भी इसी फीचर को दर्शा रही हैं। इसके अलावा वे जानवर जिनके सिर पर बाल होते हैं, कान बाहर दिखाई देते हैं, उन्हें बच्चे जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके सिर पर जो है शरीर पर बाल नहीं दिखाई देते हैं वो जो है वो अंडे देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर था हाथी से, तो हाथी जो है, हाथियों के झुंड में सबसे सरदार जो है वो कौन होती है? बूढ़ी मादा हाथी होती है। नर हाथी जो है अपना झुंड कब छोड़ देते हैं? तो नर हाथी अपना झुंड 14 से 15 वर्ष की एज में छोड़ देते हैं। वयस्क हाथी जो है एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। आप अपने पास प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स को। और हाथी मिट्टी में क्यों जो है लौटते हैं या लेटते हैं? तो हाथी जो है अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए इसमें लेटते हैं। हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं? स्वयं को ठंडा करने के लिए। एक हाथी में, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो 10 से 12 मादा हाथी रहते हैं और इनके कुछ बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर था अमृता की कहानी। तो अमृता कहाँ बिलोंग कर रही है? तो अमृता रह रही खिजड़ी गांव में। खिजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। और खिजड़ी जो है इसमें 3 साल पहले, खिजड़ी गांव में 300 साल पहले घर जो है किस चीज़ के बने हैं? लकड़ी के। और खिजड़ी में कौन लोग रहते हैं? किस जनजात से फेमस है? तो विश्नोई जनजात के लोग यहाँ पर रहते थे। और एक आंदोलन भी यहीं से चलाया गया विश्नोई जनजात से। और जो है कम से कम 300 औरतें जो है यहाँ पर जो है इस वृक्ष को कटाई से रोकने के लिए इससे चिपक जाती हैं और बलिदान दे देती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस विश्नोई जनजाति की जो है गाथा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम पानी में जीवित रहने वाला जो वृक्ष है वो कौन है? खिजाड़ी पेड़ जो है राजस्थान में पाया जा रहा है। और खिजाड़ी पेड़ की विशेषता ये कभी जो है यानी इसमें कीड़ा नहीं लगता, खराब नहीं जो है करता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। पेड़ की पत्तियां जो है सब्जी बनाने के काम, और इनकी पत्तियों को जो है वो जो है इनकी फलियां जो है सब्जी बनाने के काम, और पत्तियां जो है वो जानवर खा रहे हैं। ठीक है। मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियों में यानी अनीता कहाँ रहती? बेचहा गांव। और यानी यहाँ पर पूछा जाएगा कि बेचहा गांव कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? जो रानी मधुमक्खी है वही अंडे देती है। नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं एक जो छत्ते में, और ये सारी जो बाकी मधुमक्खियाँ होती हैं रानी मधुमक्खी के अलावा वो एज ए सर्वेंट काम करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला बिहार का, तो इसलिए यहाँ पर लीची की इंपॉर्टेंस आ गई। यानी मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? लीची जो है फल वो मुजफ्फरपुर का फेमस फल है। तो लीची के फूल जो है वो कौन से माह में खिलते हैं? तो फरवरी माह में खिलते हैं। और मधुमक्खी जो है अंडे कब देती है? तो अक्टूबर से दिसंबर माह, या फिर अक्टूबर से जनवरी या फरवरी माह भी आपको मिल जाएगा आंसर। तो अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर कि ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली। तो यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि कच्छ में। तो कच्छ स्थान कहाँ है? गुजरात के गांधीधाम में। और गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? ढोकले के साथ चटनी, लेमन राइस और मिठाई। वलसाड और अहमदाबाद जो स्थान है ये कहाँ के हैं? गुजरात के। कोझीकोड जो स्थान है वो कहाँ पर है? केरल में है। इसके अलावा मंडगांव जो है वो गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में जो कितनी सुरंगें पड़ती हैं? तो 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। कोझीकोड कहाँ का है? तो कोझीकोड केरल का है। और केरल में कहाँ पर, कौन से तट पर? तो मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। कोझीकोड को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोझीकोड को कैलीकट कहा जाता है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में जो है कितने स्टेट से ट्रेन जाएगी? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ है? तो कोट्टायम नगर केरल में है। भाषा कहाँ की कौन सी फेमस है? तो मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। और कोंकणी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में। मराठी जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि जो ट्रेन है, ट्रेन पर क्या क्या लिखा होता है? तो ट्रेन पर ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने का नंबर होता है, बर्थ या सीट नंबर होता है, डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है और दूरी किलोमीटर में। फिर इसके अलावा फेरी क्या है? तो फेरी जो है एक प्रकार की नाव है जो कि केरल में प्रयोग की जा रही है। यानी वल्लम है, वल्लम भी आपने केरल में देखा जो स्कूल जाने के लिए बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो फेरी है, तो फेरी भी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है। और नेक्स्ट चैप्टर बदलते परिवार में आपने देखा कि कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और ये आप देख पा रहे होंगे हुतुतु और हुतुतु, ये कबड्डी के नाम हैं। हुतुतु और हाडुडू,
छू किटकिट या चेडगुडू और या कबड्डी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर्णम मल्लेश्वरी, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। क्या करती हैं? वेट लिफ्टर हैं। और कितने किलोग्राम वजन उठाती हैं? 130 किलोग्राम। और कब उठाना शुरू किया? 12 वर्ष की आयु में। फादर क्या हैं? हवलदार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की बात, यानी इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टर का ही कार्य करती हैं। और इसके अलावा इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और जो है ज्वाला, इसी चैप्टर में 3 नाम और थे, ज्वाला, लीला और हीरा। ये कहाँ पर हैं? ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई से। ये तीनों लोग क्या करती हैं? कबड्डी खेलती हैं। और इनमें से जो हीरा है वो कबड्डी की कोच भी बनी हुई। फुलवारी चैप्टर से, यानी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की, यानी बिहार की फेमस है मधुबनी पेंटिंग। और ये क्या है? तो ये चित्रकला है, पेंटिंग है। तो मधुबनी क्यों, इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो मधुबनी जो है इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मधुबनी नाम का एक जिला है और उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहा गया। मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है? चावल के पाउडर से बनाई जाती है। इस पेंटिंग में क्या क्या होता है? तो जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, पेड़, फूल, पक्षी, मछली के जो है या कई अन्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। इसके जो है ये किस चीज़ का प्रयोग करके बनाई जाती है? तो ये नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग करके बनाई जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कैसे कैसे बदले घर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी पहले जो घर होते थे मिट्टी के और वर्तमान समय में कांच और जो है ईंटों के घर बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्थान गाजी खान, तो गाजी खान जो है वो अब कहाँ पर स्थित है? तो वो पाकिस्तान वाले रीजन में। गाजी खान स्थान कहाँ है? पाकिस्तान वाले रीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पहले लोग कच्चे घरों व फर्श पर जो है गोबर का लेप क्यों करते थे? तो कीड़ों से, यानी जो है मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है गोबर मिलाने से, इसलिए प्रयोग करते थे। इसके अलावा लकड़ी की छत में दीमक से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीम और कीकर जैसी लकड़ियाँ बिछाते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर तो हम लोगों ने बात कर ली कि पहाड़ों से समुद्र तक, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेलविका गाँव, तो बेलविका गाँव कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेलविका गाँव कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे गीजूभाई बड़ेका कहाँ पर रहते हैं? तो गीजूभाई बड़ेका गुजरात में। और बच्चों के लिए इन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी। पक्षियों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर चूचू करती चिड़िया में, तो इंडियन रोबिन जो चिड़िया है या कलचिड़ी जो चिड़िया है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपने अंडे दे रही है। और कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अपने अंडों को सेने के लिए या जो है अपने अंडे देने के लिए जो है वो घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो है कौन सी पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी जो है वो मेहंदी की मेड़ में या कैक्टस के कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है। गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो पुराने घरों में बनाते हैं। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर देती है। कौन सी चिड़िया या पक्षी पत्तों की चोंच को सीकर, तो नाम से ही रिलेट, सीना दर्जिन चिड़िया। और डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो शक्करखेरा पक्षी। वीवर पक्षी में तो नर पक्षी घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से जो अच्छा होता है उसमें अपने अंडे देती है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने देखा था पानी की इंपॉर्टेंस में, पानी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। तो इसमें नालमंडा स्थान कहाँ पर है? तो नालमंडा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा होलगुड़ी जो है, होलगुड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक रीजन में। और होलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो होलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीमासन कहा जाता है। और पानी की टंकी को साफ करने का जो कदम है वो किसने उठाया? तो भीमासन के बच्चों ने उठाया। नेक्स्ट चैप्टर है कि बरगद जो है, तो बरगद की जो लटकी हुई शाखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? जड़ें कहलाती हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ओक ऑस्ट्रेलिया। और ओक वृक्ष की खासियत कि ये अपनी जड़ों को 30 गुना लंबा कर देते हैं, जहाँ तक पानी नहीं मिल पाता वहाँ तक कि ये पहुँचाते जाते हैं अपनी जड़ों को। और जो इंसान है यहाँ के, तो वो यहाँ की इस पेड़ में यानी इसके तने के अंदर जो है पतला पाइप डाल करके इसका पानी जो है वो निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मिलकर खाएं, तो यहाँ पर बिहू त्यौहार की विशेषता। तो बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। और ये किस फसल की कटाई के बाद? तो चावल या धान की फसल आने पर। और कब मनाया जाता है? तो 14-15 जनवरी या 1-2 माघ को, असम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और भेला घर जो है वो किससे बनता है? बांस से, यानी असम वाले रीजन में तो पानी काफ़ी पाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो घर बनाए जा रहे हैं वो बांस से बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट में पोचमपल्ली आपने देखा, तो पोचमपल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर आप देखें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। और मुख्तारपुर गांव कहाँ है? तो जो है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, जो कि वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में है। और प्रमुख व्यवसाय जो हैं पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के क्या हैं? तो कारपेट, खिलौने, इत्तूर आदि बनाने का काम होता है।
दूर देश की बात में यहाँ पर आप देखेंगे कि अबू धाबी वाला रीजन, तो अबू धाबी कहाँ पर है, तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और यूएई की राजधानी है अबू धाबी और इसकी मुद्रा क्या है, दिरहम। चिटप्पन किसे कहा जाता है, चिटप्पन चाचा को कहा जाता है मलयालम भाषा में, कुजम्मा चाची को कहा जाता है। केरल में कौन से फलों के पेड़ पाए जाते हैं, तो नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता और बेटलनट के। केरल में जो मुख्य मसाले हैं वो कौन से हैं, तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है कि लेफ्टिनेंट कमांडर जो है या फिर अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं, तो अबू धाबी में जो सर्वाधिक पेड़ पाए जाते हैं वो खजूर के हैं। नेक्स्ट जो वहीदा है, फौजी वहीदा, ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और ये क्या है, तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर रही हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये जो है ये पहली महिला हैं और जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, वहीदा प्रिज्म। और ये किस गांव से हैं, थन्ना मंडी गांव से। ये गांव कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। नेक्स्ट बात है कि जो है परेड है उसमें कितने निर्देश या कमांड होते हैं, तो 36 कमांड होते हैं। लास्ट चैप्टर जो है, तो लास्ट चैप्टर यहाँ पर कोशिश हुई कामयाब में, जो तिब्बतन भाषा है, तो तिब्बतन भाषा जब लद्दाख में बोली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो तिब्बतन भाषा जब लद्दाख में बोली जाती है तो उसे भूती कहा जाता है। और भूती भाषा में यानी अब भूती कहा जाता है, तो भूती भाषा में माँ को आमाले और भूती भाषा में ही पिता को आबाले कहा जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये थी 4th की एनसीईआरटी और पूरे 27 चैप्टर्स का पूरा सार। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एंड कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचे। ओके दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।